अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम BSN 4 सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी के यूनिट नंबर 1 के पार्ट ए, जो कि हमारे साथ डायबिटीज़ एंड एंटी डायबिटिक ड्रग्स है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यूनिट को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को टाइम पर मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है, जिसमें हम मंदरजा झेल चीज़ों को डिस्कस करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रोल ऑफ इंसुलिन इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस में इंसुलिन क्या किरदार प्ले करता है, क्या किरदार अदा करता है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात करेंगे डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी डायबिटिक एजेंट्स विद देयर मोड ऑफ एक्शन, साइड इफ़ेक्ट्स एंड केयर। जितने भी हमारे साथ एंटी डायबिटिक एजेंट्स है, एजेंट से मुराद एंटी डायबिटिक ड्रग्स है, मेडिसिन है, उसके कितने अक़साम है और वो कैसे काम करता है, मूड ऑफ एक्शन से मुराद कैसे काम करता है, इसके साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, नुकसानात क्या है और किस तरीके से हमें उसका ख्याल करना चाहिए, इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा हम लिस्ट द प्रिंसिपल ऑफ थेरेपी फॉर ऑल एंटी डायबिटिक एजेंट। जितने भी हमारे साथ एंटी डायबिटिक एजेंट्स हैं, ठीक है, उसके ज़रिए या उसको यूज़ करने के लिए कौन से उसूल हैं, उन उसूल्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ स्टेट रीज़न फॉर कम्बिनेशन ऑफ इंसुलिन एंड ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। इंसुलिन और इसके साथ साथ जो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है उसको हम किस वजह से कंबाइन देते हैं, उस पर हम बात करेंगे और आखिर में हम कैलकुलेट करेंगे ड्रग डोजेज को एक्यूरेटली। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, जो यूनिट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं कि MU के एग्ज़ामिनेशन में इससे MCQs जो है बहुत ज़्यादा आते हैं। हमने जो पिछले साल एग्ज़ामिनेशन में एग्ज़ाम्स दिए थे KMU के, तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा MCQs आए हुए थे एंटी डायबिटिक ड्रग्स से रिलेटेड। ठीक है, सो इसको आपने कंसंट्रेशन के साथ सुनना है ताकि आपको जो है अच्छे तरीके से समझ आए। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस से। व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस? डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है? डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ अ chronic metabolic disorder characterized by a high blood glucose concentration। डायबिटीज़ मेलाइटस ये एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे ब्लड में ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाती है, जिसको हम मेडिकल टर्म में फिर हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस डिफिनीशन पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन दे तो यहाँ पर इस डिफिनीशन में एक वर्ड यूज़ हुआ है क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। व्हाट इज़ मेंट बाय क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर? क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यूजुअली हम उन डिसऑर्डर्स को कहते हैं जिनके अपीयर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक हमारे साथ होता है एक्यूट, एक हमारे साथ होता है क्रॉनिक। एक्यूट डिसऑर्डर्स जो है ये अचानक जो है ये नमूदार होते हैं और अचानक ही इसके अलामात जो है वाज़े होते हैं, ज़ाहिर होते हैं और बहुत जल्दी, बहुत शॉर्ट टाइम में जो है उसके जो अलामात है वो वाज़े हो जाते हैं, ज़ाहिर हो जाते हैं। तो इस किस्म के डिसऑर्डर्स को हम एक्यूट कहते हैं, जबकि क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यूजुअली हम उन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को कहते हैं जिनके जो अलामात के ज़ाहिर होने में जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर डायबिटीज़ मेलाइटस का अगर मैं आपको बताऊं तो डायबिटीज़ मेलाइटस आम तौर पर आपको बचपन में जो है ये नज़र नहीं आएंगी, लेकिन जब आप थोड़ा सा आपकी जो एज है वो बढ़ेगी या आप थोड़े से ओल्ड की तरफ जाएंगे तो आप में जो है ये डायबिटीज़ मेलाइटस जो है ये ज़ाहिर हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से
इस डिसऑर्डर को क्या कहा गया है? क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहा गया है, ठीक है। और क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब ये है कि ये डिसऑर्डर जो है एक बहुत लंबे अरसे तक आप में मौजूद रहती है, लेकिन ये कब ज़ाहिर होती है? ज़्यादातर जो है ये जब आपकी उम्र थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, मतलब आप 30-35 तक पहुंच जाते हैं, तो ये आप लोगों में ज़ाहिर हो जाती है, पेशेंट्स में ज़ाहिर हो जाती है। तो इस वजह से इसको क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहा गया है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। डायबिटीज़ डेवलप्ड व्हेन द लेवल ऑफ ब्लड शुगर इंक्रीज ड्यू टू इनसफिशिएंट और इनइफेक्टिव इंसुलिन। अब ये डायबिटीज़ क्यों डेवलप्ड होती है? डायबिटीज़ इसलिए डेवलप्ड होती है कि हमारे ब्लड में या हमारे बॉडी में जो इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है, तो जब किसी शख्स को डायबिटीज़ होने वाली होती है तो उस टाइम इंसुलिन की जो कंसंट्रेशन होती है, इंसुलिन की जो प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है, या उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड में मौजूद जो शुगर होता है उस पर इफ़ेक्ट नहीं करता, उस पर असरअंदाज नहीं होता। तो इस वजह से ब्लड में उस शुगर का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, और इसी तरह से एक कंडीशन जो है वो एराइज हो जाती है, जिसको फिर हम एक नाम देते हैं, और वो है डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज of 126 milligram per deciliter, that is 7 millimole per liter or more, documented on more than one occasion। अब नॉर्मल तौर पर भूख की हालत में हमारे साथ जो ग्लूकोज की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 126 मिलीग्राम पर डिसीलीटर है, जो कि 7 मिलीमोल पर लीटर के बराबर है। एमसीक्यूज़ के हवाले से ये पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने साथ नोट कर लीजिए। हमारा जो फास्टिंग कंडीशन में ग्लूकोज का जो नॉर्मल लेवल है वो 126 मिलीग्राम पर डिसीलीटर है, ठीक है, जो कि 7 मिलीमोल पर लीटर के बराबर होता है। व्हाट इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर? अब बात करते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर किसे कहते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अकर when the metabolism process fails and causes the body to have either too much or too little of the essential substances needed to stay healthy। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यूजुअली ये वो डिसऑर्डर्स होते हैं या ये तब अकड़ होते हैं, तब पैदा होते हैं जब हमारा मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है वो अपना नॉर्मल फंक्शन करने में नाकाम हो जाए। जब हमारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस अपना फंक्शन करने में नाकाम हो जाता है तो इस वजह से हमारी बॉडी वो सब्सटेंसेस जो कि हमारे बॉडी को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी होती है, तो फिर हमारी बॉडी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की कंडीशन में उन सब्सटेंसेस को या तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है या बहुत ज़्यादा कम प्रोड्यूस करता है, तो जिसकी वजह से हमारे बॉडी के जो ज़रूरियात है वो पूरी नहीं होती, और इसी तरह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है, और फिर हम इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। Diseases in the liver, pancreas, endocrine glands or other organs involved in metabolism lead to metabolic disorder। इसी तरह से वो तमाम ऑर्गन्स जो कि मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए, और इसकी तरह दूसरे जो ऑर्गन्स है, जब इसमें किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, इसमें डिजीज़ काज हो जाती है, तो इस वजह से फिर क्या होता है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर काज होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस किया जा रहा है, होने वाला है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कि IR से रिप्रेजेंट होता है, ये क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन इन विच द सेल्स फेल्स टू रिस्पॉन्ड नॉर्मली टू द हार्मोन इंसुलिन। इंसुलिन रेजिस्टेंस ये एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन है
जिसमें हमारे जो सेल्स होते हैं मतलब रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो रेड ब्लड सेल्स जो है इंसुलिन को जो है प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देती, जिसकी वजह से इंसुलिन फिर उन बॉडी के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उन पर जो है अच्छे तरीके से इफ़ेक्ट काज नहीं कर पाता, और इसी तरह से जो ग्लूकोज है वो वही की वहीं उन ब्लड सेल्स में रह जाता है और उसकी मेटाबॉलिज्म जो है वो नहीं हो पाती, और इसी तरह से फिर उन ग्लूकोज लेवल के जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाती है और एक कंडीशन राइज हो जाती है जिसको फिर हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें हमारे बॉडी के जो सेल्स है वो इंसुलिन को प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देती, प्रॉपर तरीके से उसको मैसेज ट्रांसफ़र नहीं करती, जिसकी वजह से इंसुलिन जो है उन सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता और इसी वजह से फिर उन सेल्स पर वो इफ़ेक्ट नहीं करता, उन सेल्स पर वो काम नहीं करता, जिसकी वजह से ग्लूकोज वहाँ पर अनमेटाबोलाइज रह जाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। टाइप ऑफ डायबिटीज़। डियर स्टूडेंट, वैसे तो डायबिटीज़ के हमारे साथ 3-4 किस्में हैं, जिसमें एक टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, इसी तरह से जेस्टेशन डायबिटीज़ हो गई। ठीक है, जिसमें पैदाइश के दौरान बच्चे में जो है वो ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ चुकी होती है और बच्चा जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटस के साथ उनकी पैदाइश हो जाती है, तो उसको जेस्टेशन डायबिटीज़ कहते हैं। सो यहाँ पर जो मेजर टाइप डिस्कस किए गए हैं डायबिटीज़ मेलाइटस की वो है टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़, in type 1 diabetes, there is a selective beta cells destructions and severe or absolute insufficient insulin। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ या डायबिटीज़ मेलाइटिस की वो किस्म है जिसमें हमारे पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स पाए जाते हैं तो वो बीटा सेल्स मुकम्मल तौर पर टाइप 1 डायबिटीज़ में वो ख़राब हो चुके होते हैं, उनकी जो फंक्शन है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो बीटा सेल्स इंसुलिन की प्रोडक्शन और सिक्रीशन नहीं कर पाती मुकम्मल तौर पर, बिल्कुल इंसुलिन जो है मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाती है। तो इस कंडीशन में जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो इसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस किस्म के जो पेशेंट होते हैं जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ के शिकार हुए होते हैं तो ऐसे पेशेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर इंसुलिन पर डिपेंड करते हैं, मतलब उनको फिर ओरली इंसुलिन देना पड़ता है या इंजेक्शन के इंसुलिन जो है उनको देने पड़ते हैं। ठीक है, और इसके बगैर उनका गुजारा 1 मिनट के लिए भी नहीं होता। तो इस वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं। इसके बरक्स अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय अ टिश्यू रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन combined with a relative deficiency in insulin secretion। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है? टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारे पेनक्रियाज में बीटा सेल्स नॉर्मल होते हैं, उनमें किसी किस्म की डिस्ट्रक्शन नहीं होती, लेकिन इंसुलिन उन बीटा सेल्स से जो इंसुलिन की सिक्रीशन होती है तो वो बहुत ज़्यादा कम मिकदार में हो रही होती है। एक तो ये वजह होती है और इसके साथ जो दूसरी वजह है वो ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है बॉडी में पैदा हो चुका होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के जो टिश्यूज़ है जिसमें सेल्स आते हैं और डिफरेंट टिश्यू ऑर्गन्स आते हैं वो क्या करते हैं, इंसुलिन को प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देते, जिसकी वजह से इंसुलिन जो है उन पर फिर काम नहीं करता, उन पर फिर इफ़ेक्ट नहीं करता और इसी तरह से ग्लूकोज वहाँ पर अनमेटाबोलाइज रह जाते हैं और वहाँ पर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसको फिर हम क्या कहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के जो पेशेंट होते हैं उनको हम इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस किस्म के पेशेंट जो होते हैं जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हुए होते हैं तो वो टोटली इंसुलिन पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि उनको जो है कभी कभी मतलब खाने के बाद या कुछ दिनों बाद जो है एक मेडिसिन या 2 मेडिसिन लेने पड़ते हैं। ठीक है, जिससे उनकी जो इंसुलिन की जो कंसंट्रेशन है वो पूरी
हो जाती है, ठीक है। तो इस किस्म के पेशेंट को हम टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में जो फ़र्क है उसका समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। टाइप 1 डायबिटीज़ में बीटा सेल जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके होते हैं और इंसुलिन की सिक्रीशन मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो चुकी होती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में बीटा सेल जो है पेनक्रियाज में वो मौजूद होते हैं, नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनके जो फंक्शन है उसमें एबनॉर्मेलिटी आई हुई होती है, जिसकी वजह से वो इंसुलिन जो है उसको प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं करते और इसी तरह से उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस जो डिसऑर्डर है वो भी अराइज हो चुका होता है टाइप 2 डायबिटीज़ में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। न्यू रिस्क फैक्टर्स फॉर ओबेसिटी एंड डायबिटीज़, इन्वायरमेंटल केमिकल। डियर स्टूडेंट, मोटापापन और डायबिटीज़ के जो न्यू रिस्क फैक्टर है उसमें हमारे साथ इन्वायरमेंटल भी अभी जो है इंक्लूडेड है, शामिल हो चुके हैं। पहले जो रिस्क फैक्टर थे डायबिटीज़ और ओबेसिटी के वो खाली ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स थे, ठीक है। लेकिन इसके साथ अभी जो न्यू रिस्क फैक्टर दरियाफ्त हुए हैं वो उसमें हमारे साथ इन्वायरमेंटल केमिकल्स आते हैं। तो ट्रेडिशनली अगर हम ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स को देखें तो इसमें सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री आती है या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन आता है, ठीक है। इसके साथ साथ मोटापापन, इसकी वजह से डायबिटीज़ जो है ये काज हो सकती है। एक्सरसाइज ना करने की वजह से डायबिटीज़ काज हो सकती है और ओल्ड एज में जो है ज़्यादातर लोगों को जो है वो शुगर हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की अगर बात करें तो डिफरेंट केमिकल्स है जिसकी वजह से जो है लोग जो है वो डायबिटीज़ और मोटापा का शिकार हो जाते हैं। BPA स्टैंड फॉर बिस्फिनोल ए। डियर स्टूडेंट, BPA इससे क्या आता है? इससे बिस्फिनोल ए आता है। बिस्फिनोल A is an industrial chemical that has been used to make certain plastic. बिस्फिनोल ए क्या है? ये असल में हमारे साथ एक इंडस्ट्रियल केमिकल है जिससे क्या बनाए जाते हैं, ज़्यादातर प्लास्टिक बनाए जाते हैं, जैसे कि आप डायग्राम्स देख सकते हैं डिफरेंट प्लास्टिक मटेरियल के, ठीक है। तो इन प्लास्टिक मटेरियल के इस्तेमाल से लोग जो है मोटापापन और डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं ज़्यादातर, जो कि अभी नई तहकीक हुई है। तो नई तहकीक के मुताबिक बिस्फिनोल ए से जो प्लास्टिक बनाए गए होते हैं और उन प्लास्टिक को जब लोग यूज़ करते हैं, उस प्लास्टिक में बॉटल्स वगैरह भी आते हैं, तो उन बॉटल्स के ज़रिए जब लोग पानी पीते हैं तो इस वजह से भी लोग मोटापापन का शिकार होते हैं और डायबिटीज़ का शिकार होते हैं। न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये बात भी सुनी होगी कि एक पेशेंट था जिसकी ऑपरेशन जो है वो होने वाली थी या हो रही थी। ऑपरेशन से पहले उसको किसी किस्म का शुगर जो था वो नहीं था, लेकिन ऑपरेशन के बाद वो अब शुगर का मरीज़ बन चुका है, मतलब उसको शुगर हो चुका है। तो ऐसे पेशेंट्स को क्या कहते हैं? न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब ट्रांसप्लांटेशन के बाद जब पेशेंट को शुगर हो जाता है तो उसको न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। ये क्यों काज होता है, कैसे काज होता है, इसको अब डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स की। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स यूजुअली हमारे साथ वो मेडिसिन्स, वो ड्रग्स होते हैं जिसको हम ख़ास तौर पर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ टाइम के लिए क्या हो, सप्रेस हो। वो कुछ टाइम के लिए जो है अपने काम्स को क्या करे, अपने काम्स को थोड़ा सा हल्का करे, थोड़ा सा छोड़े, ठीक है। और जो है अपना जो डिफेंसिव मैकेनिज़्म है उसको जो है थोड़ा सा क्या करे, उसको थोड़ा सा नरम कर ले, ठीक है, थोड़ा सा कम कर ले। तो इसको कहते हैं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, और इसलिए हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट को यूज़ करते हैं ताकि जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उसको सप्रेस किया जाए। तो इसमें हमारे साथ सर्टन केमिकल जो है वो आते हैं जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, साइक्लोस्पोरिन, टेक्रोलिमस एंड सिरोलिमस आते हैं। ये चारों जो है ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट
ज़्यादातर हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी पेशेंट के कोई ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, किसी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं, तो ट्रांसप्लांटेशन के बाद हम इन ड्रग्स को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उस पेशेंट की जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उस ऑर्गन को अलग ऑर्गन ना समझे और उस पर अटैक ना कर दे, उसको ख़राब ना कर दे, जो कि उसको अभी अभी ट्रांसप्लांट किया गया होता है। तो इसलिए हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट को यूज़ करते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को जब हम यूज़ करते हैं तो इस वजह से क्या होता है, इसके क्या असरात पड़ते हैं बॉडी पर। सबसे पहला असर इसका ये पड़ता है कि ये क्या करता है, डिक्रीज पेरिफेरल इंसुलिन सेंसिटिविटी। पेरिफेरल इंसुलिन सेंसिटिविटी को ये क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से पेरिफेरीज में फिर इंसुलिन जो है वो क्या होते हैं, सेल्स जो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, सेल्स जो है उसको सिग्नल्स प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र नहीं करते, जिसकी वजह से इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाते और वहाँ पर जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। इसका जो दूसरा इफ़ेक्ट है वो ये है कि इनहिबिट पैनक्रियाटिक इंसुलिन प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का दूसरा साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये हमारे पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स है उन बीटा सेल्स का जो काम होता है, मतलब इंसुलिन की प्रोडक्शन और इंसुलिन की सिक्रीशन, तो उन बीटा सेल्स की जो इंसुलिन प्रोडक्शन और सिक्रीशन का काम है उसको स्टॉप कराता है। ठीक है, कौन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसके अलावा इंक्रीज हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिवर के ज़रिए जो नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, तो इससे जो है ग्लूकोज बनाने का जो प्रोसेस है उसको क्या करता है, उसको प्रमोट करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, जिसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारा लिवर जो है नॉन कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल से लाइक प्रोटीन और लिपिड से ग्लूकोज को बनाता है। इसके साथ साथ promote protein degradation to free amino acid in muscles and lipolysis। इसके साथ साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ये प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन को प्रमोट करती है, जिसकी वजह से फ्री अमाइनो एसिड जो है ये मसल्स में फिर पैदा हो जाते हैं और इसके साथ साथ जो लिपिड्स है उसकी ब्रेकडाउन करती है। ठीक है, इसके अलावा साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन ये हमारे साथ दूसरा इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, ये इंसुलिन सिक्रीशन को क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो बॉडी में फिर बढ़ जाती है। इसके साथ साथ इंसुलिन सिंथेसिस को डिक्रीज़ करती है। जब इंसुलिन बनेगी नहीं तो फिर ग्लूकोज कहाँ से मेटाबोलाइज होगा, तो इस वजह से ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाती है। इसके साथ साथ बीटा सेल्स की सेंसिटिविटी जो है उसको डिक्रीज, डेंसिटी को जो है उसको डिक्रीज़ कर देती है। मतलब पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं उनकी तादाद को कम कराती है। कौन, साइक्लोस्पोरिन। टेक्रोलिमस, टेक्रोलिमस क्या करता है, ये भी इंसुलिन की सिक्रीशन को डिक्रीज़ कराता है। इसके साथ साथ इंसुलिन सिंथेसिस को डिक्रीज़ कराता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो मुसलसल बॉडी में बढ़ती जा रही होती है। आखिर में हमारे साथ आता है सिरोलिमस। सिरोलिमस ये हमारे साथ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। इसका काम ये है कि ये पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कराती है। इसके साथ साथ पैनक्रियाटिक बीटा सेल रिस्पॉन्स को ख़राब करती है। बीटा सेल्स जो है वो फिर ग्लूकोज के रिस्पॉन्स में इंसुलिन की जो सिक्रीशन है उसको नहीं कराती, या जब कराती है तो बहुत कम मिकदार में इंसुलिन की सिक्रीशन होती है। तो जब इंसुलिन की सिक्रीशन नहीं होगी, उनकी प्रोडक्शन नहीं होगी, उनकी सिंथेसिस नहीं होगी, तो ग्लूकोज की मेटाबोलाइजेशन कहाँ से होगी, ग्लूकोज कहाँ से मेटाबोलाइज होगा। ज़ाहिरी बात है ग्लूकोज फिर ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन जो है वो मुसलसल बढ़ती जाएगी और मुसलसल बढ़ने की वजह से पेशेंट जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ट्रांसप्लांटेशन के बाद कुछ लोगों में जो है डायबिटीज़ पैदा हो जाती है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, डियर स्टूडेंट, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ये असल में हमारे साथ ख़ास प्रोटीन्स मॉलिक्यूल है जिनका काम ग्लूकोज को एक जगह से दूसरी जगह
ट्रांसफ़र करना होता है। सो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, सेवरल ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर लाइक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 to 7 हैव बीन आइडेंटिफाई इन वेरियस टिश्यूज़। मुख्तलिफ टिश्यूज़ में सेवरल ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को आइडेंटिफाई किए गए हैं, डिस्कवर्ड किए गए हैं, जिनका काम क्या होता है, ग्लूकोज को एक ऑर्गन से या एक पार्ट से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 की। इसको डिस्कस करने से पहले डियर स्टूडेंट्स एक बात आपको बताऊं कि KMU के फाइनल एग्जामिनेशन में इससे भी 3 MCQs आए हुए थे, ठीक है। एक MCQ जो था वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 से रिलेटेड था, ठीक है, जिसमें कहा गया था कि इन द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर which would transfer the glucose to brain, kidney, placenta and red blood cells। तो इसमें हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन था वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 था, ठीक है। इसी तरह के MCQs 3 MCQs इस स्लाइड से जो है वो ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। तो आप जो है इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज कर ले, इसको अच्छे तरीके से समझ ले और अपने साथ नोट कर लीजिए। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इसका काम ये होता है कि ये ब्रेन, किडनी, प्लेसेंटा और रेड ब्लड सेल्स को ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, ग्लूकोज को डिलीवर करता है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 का काम ये होता है कि ये लिवर, पेनक्रियाटिक, बीटा सेल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी तक ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 3 क्या करता है, ब्रेन, किडनी और प्लेसेंटा तक ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 हार्ट, स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यूज तक ग्लूकोज को डिलीवर करता है। इसके साथ साथ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 स्मॉल इंटेस्टाइन को ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। MCQs के हवाले से ये सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 3 जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी को ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज, ठीक है। तो MCQs के हवाले से ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अपने साथ नोट कर लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एंटी डायबिटिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन से मुराद ये है कि वो कौन से ड्रग्स है जिसको हम थ्रू इंजेक्शन देते हैं, थ्रू IV देते हैं, थ्रू IM देते हैं या थ्रू सबक्यूटेनियस देते हैं, या वो कौन से मेडिसिन है जिसको हम ओरली देते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई करना ड्रग्स को। तो एंटी डायबिटिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन डियर स्टूडेंट्स हम करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पेरेंट्रल एंटी डायबिटिक ड्रग्स की। पेरेंट्रल एंटी डायबिटिक ड्रग्स से मुराद वो ड्रग्स है जिसको हम IV के ज़रिए देते हैं या इंट्रामस्कुलरली देते हैं या सबक्यूटेनियसली देते हैं, ठीक है। तो उसको हम पेरेंट्रल कहते हैं। इसमें हमारे साथ इंसुलिन आते हैं और ग्लूकेगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट आते हैं, ठीक है, जिसमें जिनेटाइड और लिराग्लूटाइड्स है। ये दोनों क्या है, ग्लूकेगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। इनके फंक्शंस क्या है इसको हम आगे स्लाइड्स में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ क्लासिफिकेशन अब हम करेंगे, ठीक है। तो ये 2 क्लासेस जो है ये पेरेंट्रल क्लासेस है एंटी डायबिटिक ड्रग्स की। अब आ जाते हैं ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स की तरफ। ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स से मुराद वो ड्रग्स जो कि हम ओरली लेते हैं, ओरली कंज्यूम करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्लास हमारे साथ सल्फोनाइल यूरेज का है। सल्फोनाइल यूरेज में हमारे साथ 5 मेंबर्स हैं। एक को हम टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, टोलाजामाइड्स, ग्लिमेपेरिड्स एंड ग्लिपेजिड्स आते हैं, ठीक है। इन नाम्स को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। सल्फोनाइल यूरेज हो गया। दूसरा जो क्लास है वो है मेग्लिटिनाइड या ग्लिनाइड्स के। ये भी दो मेंबर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें रिपेग्लिनाइड और नेटग्लिनाइड्स आते हैं। इसके बाद जो तीसरा क्लास है उसको बिगवानाइड कहते हैं। बिगवानाइड इसको हम इंसुलिन सेंसिटाइज़र के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमारे साथ एक मेंबर है जिसको हम मेटफॉर्मिन कहते हैं। इसके बाद जो चौथा क्लास है उसको थाइज़ोलिडिनिडाइंस कहते हैं। इसमें हमारे साथ 2 मेंबर्स हैं, एक को हम रोसीग्लिटाज़ोन कहते हैं और दूसरा पायोग्लिटाज़ोन, ठीक है। जो 5वां क्लास है उसको हम अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर कहते हैं।
अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स में भी हमारे साथ 2 मेंबर्स इंक्लूडेड है, जिसमें एक कार्बोज और दूसरा मिग्लिटोल है। ठीक है, जो छठा क्लास है उसको हम डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स कहते हैं। इसमें हमारे साथ सिटाग्लिप्टिन, सजाग्लिप्टिन एंड लिनाग्लिप्टिन आते हैं, मतलब 3 मेंबर्स इसमें हमारे साथ शामिल है। जो 7वां क्लास है ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स का, उसको हम सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर कहते हैं, और ये भी 3 मेंबर पर मुश्तमिल है, जिसमें एक कैनाग्लिफ्लोजिन, आइप्राग्लिफ्लोजिन और डेपाग्लिफ्लोजिन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये सारे हमारे साथ क्या है, एंटी डायबिटिक ड्रग्स है, जिसको कुछ को हम जो है पेरेंटली देते हैं और कुछ को हम ओरल मूड से देते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ के हवाले से ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि इन द फॉलोइंग विच वन एंटी डायबिटिक ड्रग्स इज़ बिलोंग टू पेरेंटल मूड या ओरल मूड। तो आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे, जिसमें अगर आपको याद होगा तो आप करेक्ट को जो है मार्क कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन को मज़ीद जो है ड्रग्स में को यहाँ पर मज़ीद क्लासिफाई किया गया है। इंसुलिन, इन्हेंस इंसुलिन सिक्रीशन। अब वो एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो कि इंसुलिन की सिक्रीशन को इन्हेंस कराती है, इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाती है, उसको प्रमोट करती है, तो उन ड्रग्स को हम सिक्टर्टोगेगस के नाम से भी याद कर सकते हैं, या उसको सिक्टर्टोगेगस के नाम से भी याद किया जाता है। तो उसमें हमारे साथ सल्फोनाइल यूरेज आते हैं। सल्फोनाइल यूरेज का काम ये होता है कि ये इंसुलिन की सिक्रीशन को क्या करती है, उसको इन्हेंस कराती है। कैसे इन्हेंस कराती है, इसके जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है उसको हम आगे स्लाइड्स में फिर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सल्फोनाइल यूरेज में जो फर्स्ट जनरेशन टोल ब्यूटामाइड है ये आते हैं, और सेकंड जनरेशन में ग्लिबिनक्लेमाइड और ग्लिपिजिड्स आते हैं। ठीक है, ये क्या है, सिक्टर्टोगेगस है। इसके अलावा मिग्लिटिनाइड्स एनालॉग्स में हमारे साथ रिपेग्लिनाइड्स और नेटग्लिनाइड्स सिक्टर्टोगेगस है। ग्लूकेगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड रिसेप्टर एगोनिस्ट में हमारे साथ जिनाटाइड एंड लिराग्लूटाइड्स है, जो कि क्या है, पेरेंटल ड्रग्स है। ठीक है, डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर में सिटाग्लिप्टिन एंड वेल्डाग्लिप्टिन ये सिक्टर्टोगेगस है, मतलब इंसुलिन सिक्रीशन को प्रोमोट करती है। ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब वो एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कराती है, तो उसमें हमारे साथ बिग्वानाइड एंड थाइज़ोलिडिनिडाइन क्लासेस आते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कराने वाले जो ड्रग्स है उसको हम इंसुलिन सेंसिटाइजर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो बिग्वानाइड में हमारे साथ मेटफॉर्मिन आते हैं और थाइज़ोलिडिनिडाइन में पायोग्लिटाजोन्स आते हैं। एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि इन द फॉलोइंग विच वन क्लास बिलोंग टू इंसुलिन सेंसिटाइजर्स। ठीक है, तो इसमें आपको बिग्वानाइड्स भी दिया गया होगा, थाइज़ोलिडिनिडाइन्स भी दिए होंगे और सल्फोनाइल यूरेज भी दिए होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ बोथ ए बी होगा, मतलब बिग्वानाइड्स और थाइज़ोलिडिनिडाइन्स। इसके अलावा हमारे साथ जो मिसलेनियस एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं, मिसलेनियस एंटी डायबिटिक ड्रग्स से मुराद ये कि वो ड्रग्स जो कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स के इफ़ेक्ट को बढ़ाने में क्या करती हैं, मदद देती है, तो उसको हम मिसलेनियस एंटी डायबिटिक ड्रग्स कहते हैं, जिसमें हमारे साथ अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स आते हैं, जिसमें एक कार्बोज, मिग्लिटोल और वोग्लिबोस आते हैं, और सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर में डेपाग्लिफ्लोजिन आते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर ये लेक्चर आप दोस्तों को पसंद आया हो और आप जो है इसको अंडरस्टैंड कर चुके हो और इससे सीख चुके हो, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।